वह इस घर की काम वाली बाई नहीं है। उफ, इस भरी दोपहरिया में इस समय कौन आया है? राधिका जी भुनभुना रही थी और राहुल जी ने कहा, मुन्ने की माँ, अब तुम उठकर जा ही रही हो तो एसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाती जाओ। वैसे राधिका जी को एसी का टेम्परेचर बढ़ाने के नाम पर तो उतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन मुन्ने की माँ सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। इनको अभी तक अपने नालायक बेटे से उम्मीद है, तभी तो अभी तक बेटे को दिल से लगाए बैठे हैं। तभी तो मुझे मुन्ना की माँ कहते रहते हैं। लगता है इतनी बेइज्जती होने के बाद अभी तक इनका दिमाग ठिकाने नहीं आया है। जब बेटे ने पूछना छोड़ दिया तो काहे का मुन्ना और काहे की मुन्ने की माँ। खैर, अपने बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए और बड़बड़ाते हुए जब वह अपने कप्तान की डोरी बांधते हुए अलसाई से बरामदे में आई तो सामने में पड़ोसन खड़ी थी और उन्हें देखते ही बोली, चाची जी, ये शुक्र मोनी है, पास के ही गांव में चंदन कियारी की रहने वाली है, शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। आप जो ऊपर का कमरा किराए लगाने की बात कर रही थी ना, सो उसे ही देखने के लिए इसे लेकर आई हूँ। सामने के घर की बोदरा जी की पत्नी लालमती बोदरा ने एक दुबली पतली बेहद चमकीली आंखों वाली लड़की का परिचय कराते हुए कहा था, और यह थी राधिका जी की शुक्र मोनी से पहली मुलाकात। राधिका और राहुल की जिंदगी में शुक्र मोनी का पहला कदम किसी सपने से कम नहीं था। दरअसल उस दिन दोपहर को सारा काम निपटाकर राधिका जी लेटी ही थी कि काल बेल बजी। बड़ी ही अलसाई सी होकर उनिंदी आंखों से उठकर राधिका जी ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उनकी पड़ोसन एक 18-19 साल की लड़की को लिए खड़ी थी। पूछने पर पता चला कि उसका नाम शुक्र मोनी है। यही धनबाद के स्थानीय कॉलेज में पढ़ती है और साथ ही अपने हस्तशिल्प का काम करके अपने पढ़ाई का खर्चा निकालती है और घर में झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह बेझिझक होकर करती है और इसे अपनी तरफ से श्रम दान देना कहती है। उसके पिता नहीं है और माँ कुछ पास के गांव में उसकी माँ छोटे भाई के साथ रहती है। घरों में काम करके घर का खर्चा निकालती है। तुमको अलग कमरा क्यों चाहिए? हॉस्टल या पीजी में रहकर भी तो पढ़ाई कर सकती हो ना। शुक्र मोनी से राधिका का पहला सवाल यही था। माँ जी, मैं पढ़ाई के साथ पेपर बैग और दोने वगैरह बनाती हूँ, जिसके लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए और उसे बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती हूँ। अक्सर यह सारा काम निपटाते काफी रात हो जाती है, जिससे पीजी में बाकी लड़कियों को बड़ी परेशानी होती है, इसलिए अब अकेले कमरा लेकर रहना पड़ेगा। बोलते हुए उस दुबली पतली लड़की के चेहरे और आवाज में एक दृढ़ता थी और अपने गरीब होने पर कोई अफसोस भी नहीं था। उस साधारण सी लगने वाली लड़की की असाधारण सी इसी बात ने राधिका को बहुत प्रभावित किया। आखिर वह एक लेखिका जो ठहरी, शब्दों के मर्म को, उनमें छुपे हुए अर्थ को बड़ी अच्छी तरह पकड़ लेती थी। राधिका को शुक्र मोनी को हाँ कहने से पहले राहुल को पूछना जरूरी था। राधिका ने अंदर आकर अपने पति को राहुल को बताया तो पहले तो उन्होंने यूं एक जवान और अकेली लड़की को कमरा किराए पर देने में आपत्ति जताई। उनका कहना भी सही था, ऐसी अकेली कॉलेज जाने वाली लड़की को कमरा किराए पर देंगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसके कोई आने जाने का ठीक तो होगा नहीं, फिर रात बेरात लौटेगी। इसके यार दोस्त भी आएंगे, खामखा शोरगुल होगा, फिर कोई ऊंच नीच हो गई तो बदनामी अलग से। पर वह लड़की तो पढ़ाई करने वाली लग रही है, राधिका ने कहा। फिर भी राहुल कुछ कन्विंस नहीं हुआ। अरे वह पढ़ाई करे या ना करे उससे हमें क्या मतलब, वैसे भी उसे हम घर का काम करवाने के लिए रख रहे हैं या फिर उससे पढ़ाई करवाने के लिए रख रहे हैं। तुम उसे जाकर मना कर दो कि अभी किसी को कमरा किराए पर देना ही नहीं है। राहुल की बात में दम था, फिर भी राधिका ने उसे एक बार चलकर शुक्र मोनी से मिलने को कहा तो बेमन से उसकी बात मानकर शुक्र मोनी से मिलने बाहर आए। बाहर आकर शुक्र मोनी के चेहरे की मासूमियत और जुबान की सफगोई ने राहुल को भी प्रभावित किया और फाइनली शुक्र मोनी को उनके घर की छत वाला
छोटा कमरा किराए पर मिल गया। इधर शुक्रमोनी के आ जाने से राधिका और राहुल की ठहरी हुई बैलेंस जिंदगी में एक नियमितता और जीवंतता आती जा रही थी। उम्र के इस दौर में जब अपनों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, उस वक्त अपने स्वाभिमान को सबसे आगे रखकर बेटी बहू के घर से वापस आने पर राधिका और राहुल टूट से गए थे। इस बड़े से सूने से घर में एक और कोई रहेगा, यह सोचकर राधिका को अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। तो दूसरी तरफ राहुल भी शुक्रमोनी से मिलने के बाद कुछ आश्वस्त से दिख रहे थे। दरअसल रेलवे के बिजली विभाग में काम करने वाले राहुल जी की लास्ट पोस्टिंग संथाल परगना के इस चंदपुरा नामक जगह पर हुई थी। इन दिनों उनका बड़ा बेटा राजीव यहीं पर पोस्टेड था, इसलिए खुश होकर उन्होंने यहीं पर जमीन लेकर घर बना लिया था कि बुढ़ापे में बेटा बहू पोता पोती के साथ आराम से इस बड़े घर में रहेंगे। वैसे उन्होंने संथाल में एक बेहद अलग और प्रशंसनीय चीज देखी कि यहाँ के युवक और युवती पढ़ाई के साथ साथ कोई न कोई काम भी किया करते थे और इसमें कोई संकोच या कोई गुरेज नहीं करते थे और इसे वह अपना श्रमदान देना कहते थे। यह सब बातें राधिका जी और राहुल जी को बेहद अच्छी लगी थी, पर उनकी बहुओं को नहीं रास आई थी यह जगह और यहाँ के लोगों का रहन सहन। राजीव की पत्नी सुधा कामकाजी थी और उसके माता पिता उसके साथ ही रहते थे और यहाँ जब शादी हो गई तब उन्हें उनके अपने साथ रखने में उसे मुश्किल हो रही थी। इसलिए उसने राजीव के कान भर भर के आखिर यहाँ से राजीव का ट्रांसफर बेंगलुरु करवा लिया था। फिर सेवानिवृत्ति के बाद राधिका जी और राहुल जी जब बेटे के पास रहने गए तो वहाँ बहू के माता पिता पहले से ही रह रहे थे। कुल मिलाकर बहू और बेटे ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि तंग आकर वह दोनों फिर से वापस आ गए और इसी जगह को, इसी घर को अपना स्वर्ग मानकर रहने लगे। वैसे तो रहते रहते उन्हें यहाँ पर मन लगने लगा था, पर यहाँ पर उन्हें अपने जैसे लोग बहुत कम मिलते थे। हाँ, एक बात अच्छी थी कि लोग बड़े सीधे थे। भाषा की थोड़ी समस्या आती थी, पर कुल मिलाकर उन्हें यहाँ मन लग गया था। वैसे देखा जाए तो यहाँ मन लगाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बड़ा बेटा बहू तो पहले ही अलग रहने लगे थे और बड़े बेटा की देखा देखी छोटे बेटे ने भी एक मलयाली लड़की से लव मैरिज कर लिया था और वह भी हैदराबाद में रहने लगा था। कुल मिलाकर वहाँ भी माता पिता के रहने के लिए ना तो दिल में जगह थी ना उनके घर में जगह थी, क्योंकि उस मलयाली लड़की की माँ भी उनके साथ रहती थी, जो कि वह अकेली बेटी थी। तो उसकी माँ कहाँ जाती। और तब दोनों ही बेटे अपने सास ससुर की सेवा में लग गए थे और माता पिता को भूल गए थे। और जब दोनों पति पत्नी कुछ दिनों के लिए बेटा बहू के पास रहने भी गए तो उनका व्यवहार उन्हें इतना बुरा लगा कि तंग आकर उन दोनों ने समझौता कर लिया। राधिका जी का मन बेटों के बगैर बिल्कुल नहीं लगता था और वह अक्सर रोती रहती और बोलती कि जब दो दो बेटों की माँ होने के बावजूद मुझे बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ रहा है, तो इससे अच्छा होता कि मेरे कोई संतान ही नहीं होती या बेटी होती तो कम से कम बीच बीच में आकर अपने माता पिता को देख तो जाती। पत्नी की बात सुनकर राहुल जी भी उदास होकर कहते, सही कह रही हो तुम, इससे अच्छा होता कि हम यहाँ पर घर ही नहीं बनवाते। क्या ही अच्छा होता जो हम अपनी तरफ उत्तर प्रदेश में घर बनाते, यूँ यहाँ पर अलग प्रदेश में आकर झारखंड में नहीं रह रहे होते। यह सब बोलते बोलते ही राहुल जी और राधिका जी सोचने लग जाते कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि अब घर भी बना लिया था और काफी पैसे भी लग गए थे, तो यहाँ से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए किसी तरह वह उस जगह में अपना मन लगाने की कोशिश करते थे, पर शाम होते ही मन में उदासी घिर आती थी। इधर जब उन्होंने मन बनाकर इस घर को और इस शहर को अपनाकर रहना शुरू किया तो कुछ दिन तो घर की साफ सफाई और महरी दूध पानी और सब्जियां वगैरह की नियमित व्यवस्था करने में लग गए थे। फिर कुछ तो उम्र का असर, कुछ अपनों की अवहेलना से टूट सी गई थी राधिका। अब उनसे घर का पूरा काम कहाँ संभलता था। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जल्द ही आएगा और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें
और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।